पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुओ यू हाओ स्नो डेविल किंग और आइस बेयर किंग के साथ सन मून एम्पायर के कैंप पर आक्रमण कर चुका था। अब आगे देखेंगे। नीचे की ठंडी हवा का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब वे 4000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो लिटिल बाय ने अपनी गति धीमी कर दी। हुओ नीचे देख रहा था। उसे केवल सन मून एम्पायर के बेस से आती कुछ रोशनियां ही दिखाई दे रही थी। हुओ ने कहा, लिटिल बाय, अब समय आ गया है, यहीं रुक जाओ। लिटिल बाय ने जवाब दिया, ठीक है। वह एक्सट्रीम नॉर्थ में टाइटन स्नो डेविल किंग के साथ उठने में सक्षम था और स्नो एम्प्रेस को टाइटन स्नो डेविल किंग के शासन की रक्षा के लिए उसे वहां से ले जाना पड़ा था। इससे यह साबित होता था कि वह कितना शक्तिशाली था। बस स्नो एम्प्रेस की उपस्थिति ने उसे शांत और विनम्र दिखाया था। लेकिन अगर कोई उसे कमजोर समझकर चुनौती देने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से सजा देता। होयुहा मुस्कुराया और बोला, लिटिल बाय, अब सब तुम्हारे हाथ में है। लिटिल बाय खुशी से चिल्लाया, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ। वह और टाइटन स्नो डेविल किंग आपस में कुछ फेश पसंद नहीं करते थे। पहले जब भी वे मिलते, हमेशा लड़ाई होती थी। हालांकि इस बार वह स्नो एम्प्रेस के कारण टाइटन स्नो डेविल किंग से नहीं लड़ सकता था, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति अब भी जिंदा थी। इस बार टाइटन स्नो डेविल किंग जमीन पर था और वह हवा में आ, वह बेहद खुश था। उसे लगता था कि होयुहाव भी उसी का पक्ष ले रहा है। असल में होयुहाव ने उसे हवा में इसलिए साथ लिया था क्योंकि वह तत्वों को नियंत्रित करने में अधिक कुशल था, जबकि टाइटन स्नो डेविल किंग शारीरिक रूप से शक्तिशाली था और सीधा हमला करने में निपुण था। बस यही वजह थी। लिटिल बाय के मुंह से धीमी गहरी गर्जना निकलने लगी। उसके मोटे हाथ दोनों ओर फैल गए। इसके बाद उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी और वह फैलने लगा। वह अपनी असली रूप में लौट रहा था। वह हुओ युहाओ के सामने अपनी पूरी क्षमता दिखाना चाहता था और इसके लिए उसे अपने मूल रूप में होना जरूरी था। रात के आसमान में आइसबेयर किंग बर्फीली नीली आभा के साथ चमकने लगा। वह लगभग 30 मीटर ऊंचा था, जैसे कोई चलता फिरता पहाड़। फिर भी वह हवा में तैर रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें उसके शरीर के साथ बड़ी हो गई और उनमें से गहरी नीली रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी तरल जैसी लग रही थी जो उसकी आंखों से बह रही थी। उसकी आत्मा शक्ति की तरंगें पूरे वातावरण में फैल रही थी, घनी और शक्तिशाली। अब वह हुओयुहाओ के ऊपर था और हुओयुहाओ केवल उसकी आत्मा शक्ति की भयानक तरंगों को महसूस कर पा रहा था। वह शायद डीथियन जितना स्थिर और विशाल नन हो, लेकिन इस समय आइसबेयर किंग की शक्ति ट्रांसेंडेंट दोलों से भी कहीं अधिक थी। वह वाकई एक चलता फिरता किला था। आइसबेयर किंग ने गर्ज कर अपने चारों ओर की बर्फीली आत्मा शक्ति को घुमाना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी शक्ति बाहर निकलती गई, अब हवा में मौजूद बर्फ के तत्व उसकी ओर उमड़ने लगे। सिर्फ होयुहाव की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन से देखा कि आइसबेयर किंग के सीने में नीली रोशनी का एक घूमता हुआ गोला था। यह उसका सोल कोर था। होयुहाव के अपने सोल कोर से कहीं बड़ा, जो लगातार घूम रहा था और असीम ऊर्जा उत्पन्न कर रहा था। आसपास की ठंडी हवा के तत्व तेजी से घने होते जा रहे थे। होयुहाव ने हैरानी से देखा कि दूर की कुछ बादलें उनकी ओर खींचने लगीं और फिर बर्फ के टुकड़ों में बदलकर आइसबेयर किंग के चारों ओर घूमने लगीं। आइसबेयर किंग की लगातार गर्जती आवाजों के साथ हवा में बर्फ और हिम का एक विशाल व्हर्लपूल बन गया। ये अत्यधिक गति से घूम रहा था और तेजी से फैल भी रहा था। कुछ ही सेकंडों में इसका व्यास 1000 मीटर से भी अधिक हो गया। जैसा कि स्नो एम्प्रेस ने कहा था, एक्सट्रीम नॉर्थ में सभी आइस टाइप सोल बीस्ट्स और भी शक्तिशाली होते हैं। यही बात आइसबेयर किंग पर भी लागू होती थी। अगर वे दक्षिण में होते, जहां तापमान इतना कम नहीं होता, तो उसे यही करने के लिए 20% अधिक आत्मा शक्ति लगती। व्हर्लपूल बढ़ता गया, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2500, 3000 मीटर। अगर अभी अंधेरा न होता और वे 4500 मीटर ऊंचाई पर न होते, तो यह दृश्य सनमून एम्पायर के लिए तुरंत दिखाई देता। लेकिन उनके एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स इतनी ऊंचाई तक नहीं देख सकते थे। आइस बेयर किंग की गर्जनाएं और ज्यादा तेज हो गई। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। अब व्हर्लपूल का व्यास 5000 मीटर तक पहुंच चुका था। यह हुओयुहाव के लिए पहली बार था जब उसने किसी सैवेज बीस्ट को अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करते देखा था। वह बेहद भयावह था। अगर आइसबेयर किंग इतना शक्तिशाली था, तो फिर डीथियन कितना भयानक होगा। अगर एल्डर श्वान और एल्डर मू ने मिलकर डीथियन से न लड़ा होता, तो श्रेक एकेडमी कब का मिट चुका होता। वाकई सोल बीस्ट्स वही भयावह प्राणी थे जिन्होंने कभी डोलू कॉन्टिनेंट पर शासन किया था। आइसबेयर किंग का पूरा शरीर नीला हो गया था।
उसकी सफ़ेद फर बर्फ के क्रिस्टल जैसी दिख रही थी। उसका प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा था। व्हर्लपूल अब और नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उसकी गति बढ़ती जा रही थी। हवा की तीखी आवाज़ें गूंजने लगीं। तापमान तेजी से गिरा। बर्फ के नाचते टुकड़े अब धारदार आइस फ्लेक्स में बदल गए। तेज हवाओं के साथ वे घातक हथियार बन गए। आइस बेयर किंग ने उत्साह से दहाड़ लगाई और अपने पंजे ऊपर उठाकर नीचे दबाने का इशारा किया। उसका शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। फिर व्हर्लपूल उसकी पकड़ से छूट गया और नीचे की ओर उतरने लगा, और साथ ही फिर से फैलने लगा। 5,000 मीटर व्यास तो सिर्फ शुरुआत थी। एक सच्चा ब्लिजर्ड आने वाला था। हाँ, ये आइस बेयर किंग का इनेट सोल स्किल ब्लिजर्ड था। ये एक वास्तविक बर्फीला तूफान था जिसे उसने स्नो एम्प्रेस के मार्गदर्शन से पूर्ण किया था। यहाँ तक कि थाई टैन स्नो डेविल किंग को भी इसके सामने झुकना पड़ता था। केवल एक ही तरीका था इसे रोकने का। आइस बेयर किंग को ब्लिजर्ड पूरी तरह इस्तेमाल करने से पहले रोक दो। ब्लिजर्ड हवा में उग्र हो उठा। बर्फीली हवाएं और धारदार बर्फ के टुकड़े पूरे क्षेत्र में फैल गए। कुछ ही देर में यह तूफान पूरे बेस को ढक चुका था, यहाँ तक कि अधिकांश सर्वेलेंस सोल टूल्स भी इसमें छिप गए। हुओ युहाओ ने देखा, वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। आइस बेयर किंग भले ही सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी शक्ति भयावह थी। आइस बेयर किंग ने उत्साहित होकर अपने सीने पर हाथ मारा और हवा में बिखरे बर्फीले तत्वों को फिर से अवशोषित कर लिया। वह मुस्कुराया और बोला, ग्रैंडपा, कैसा रहा? मैं अच्छा था ना? होयुहाओ ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा। अब हम परिणाम का इंतजार करते हैं। ब्लिज़र्ड के कारण उसका स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी थोड़ा अस्थिर हो गया था। उसे इंतज़ार करना था कि ये आइस बेयर किंग की ये भयानक शक्ति पूरी तरह प्रभाव दिखाए। सन मून एम्पायर के लिए वह सिर्फ प्रार्थना कर सकता था, क्योंकि आइस बेयर किंग का ब्लिज़र्ड वाकई बहुत विनाशकारी था। कमांडर टेंट में जूजी कुछ प्रशासनिक कार्य कर रही थी। बात जब उसे महसूस हुआ कि बाहर की हवा तेज़ हो गई है। हवा की सीटी जैसी आवाज़ और बढ़ने लगी और टेंट के सोल लैंप्स छिलमिलाने लगे। उसने अपनी कोट उठाई और बाहर निकल आई। पर्दे हटाते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। वह कांप उठी। बहुत ठंड है। हवा गूंजने लगी, टेंट झुकने लगे, बर्फ के फाहे गिरने लगे और वे तेजी से टकरा रहे थे। ये ब्लिज़र्ड इतना प्रचंड क्यों है? यहाँ आने के बाद जूजी ने सोचा था कि वह इन कठोर परिस्थितियों की आदी हो चुकी है, लेकिन आज की ठंड कुछ अलग थी। उसने आदेश दिया, ट्रूपर्स। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया आदेश की प्रतीक्षा में। जूजी ने कहा, जल्दी सबको कहो कि हवा का ध्यान रखें। अगर बहुत तेज हो जाए तो भारी सोल टूल से टेंट को दबा दो, और गर्म रहना मत भूलना। यस। सैनिक ने तुरंत आदेश का पालन करने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन हवा और भी तेज होती जा रही थी। जूजी वापस अपने टेंट में गई और पर्दे बंद कर दिए। टेंट में सोल टूल्स के कारण तापमान थोड़ा गर्म था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके माथे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। इस क्षेत्र में कई रेयर मेटल वेन्स थे, भले ही यहाँ की परिस्थितियां बेहद कठोर थीं। जूजी इस बार अपने साथ जो 20,000 सैनिक लाई थी, वे सभी सन मून एम्पायर के उत्तरी भाग से चुने गए थे। ये ठंड सहन करने में माहिर थे, लेकिन यहाँ की कठोर परिस्थितियों में पहुंचने के बाद कई सैनिकों को फिर भी फ्रॉस्ट बाइट हो गया। खासकर वे 5,000 मजदूर जो यहाँ खनन के लिए भेजे गए थे, उनकी ठंड झेलने की क्षमता बहुत कम थी। उनमें से जो सोल मास्टर्स थे, वे कुछ हद तक सहन कर पा रहे थे क्योंकि उनके शरीर मजबूत थे, लेकिन ऐसे बहुत कम थे। ज़्यादातर आम लोग थे। वे हर दिन मेहनत करते रहे और जल्द ही कई लोगों की हालत इतनी बिगड़ गई कि कुछ तो मर भी गए। आज रात की ब्लिज़र्ड असाधारण रूप से भयंकर थी, और किसी को नहीं पता था कि कल मौसम कैसा होगा। इतनी भयंकर परिस्थिति में उनके गाड़ी की गति और भी धीमी पड़ने वाली थी। होयुहाव की कोई खबर न मिलने से जूजी बेहद चिंतित थी। वह चाहती थी कि खनन कार्य जल्दी पूरा हो जाए ताकि वह अपने असली बेस पर लौट सके। एक ओर वह युद्ध की अपनी योजना को जल्द से जल्द लागू करना चाहती थी, और दूसरी ओर उसे उम्मीद थी कि सनमून एम्पायर की इंटेलिजेंस टीम होयुहाव का पता लगा सकेगी। हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी हवाएं गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रतिशोधी आत्माएं चिल्ला रही हों। कमांडर के टेंट में जलती सोल लैंप जोर जोर से डगमगा रही थीं, और टेंट के आसपास बर्फ और हवा के गड्ढे बन चुके थे। ये तो और भी तेज हो गई है। टेंट के चारों ओर अजीब आवाजें आने लगीं। जूजी ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया। जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो, वह तेजी से टेंट के मुहाने तक पहुंची और पर्दे को हटाया। अचानक असंख्य आइस फ्लेक्स अंदर उड़कर आए। इन बर्फीले टुकड़ों में घातक ठंड और धार थी। जूजी ने तुरंत अपने सोल पावर से एक सुरक्षा बैरियर बनाया, पर फिर भी वे टुकड़े उसकी ढाल को हिलाने में सक्षम थे। यह नुकसान पहुंचा रही है।
जूजी ने गंभीर स्वर में कहा और तुरंत अपना पूरा प्रोटेक्टिव सोल बैरियर सक्रिय कर लिया। वह एक सेवन रिंग सोल सेज थी। जैसे ही उसने अपना पूरा सोल बैरियर बनाया, उसने रेजिंग ब्लिज़र्ड की परवाह किए बिना हवा में छलांग लगाई और कई मीटर ऊपर पहुंच गई। ऊपर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। पूरा बेस ब्लिज़र्ड की चपेट में था। बर्फीले टुकड़े जैसे बर्फ के ब्लेड बनकर चारों ओर बरस रहे थे। फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के चमड़े के टेंट तो किसी तरह टिके हुए थे, लेकिन साधारण टेंट फटने लगे थे। हर जगह चीखें गूंजने लगीं। सामान्य सैनिक इन धारदार आइस फ्लेक्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। एनिमी अटैक! जूजी ने चिल्लाते हुए अपना दायां हाथ उठाया। एक नारंगी लाल रोशनी आसमान में दागी गई, जो बादलों के बीच चमक उठी। जूजी का लाल आर्मर दमक उठा और उसके चारों ओर एक मजबूत बैरियर बन गया। फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स लगभग 500 की संख्या में जूजी के संकेत पर हवा में उठे। उन्होंने लिंक डिफेंसिव सोल टूल्स सक्रिय किए, जिससे एक विशाल सुरक्षा परत बन गई जो ब्लिज़र्ड का सामना करने लगी। जूजी जानती थी कि यह ब्लिज़र्ड प्राकृतिक नहीं हो सकती। प्राकृतिक तूफान में बर्फ भले गिरती है, लेकिन बर्फ के टुकड़े कभी इतने धारदार नहीं होते, न ही उनमें इतने प्रबल आइस एलिमेंट्स की तरंगें होती हैं। यह निश्चित रूप से किसी का कार्य था। युहाओ, क्या ये तुम हो? ये विचार सबसे पहले जूजी के मन में आया, लेकिन उसने तुरंत इसे नकार दिया क्योंकि यह ब्लिज़र्ड बहुत अधिक शक्तिशाली थी। इतनी शक्ति एक सोल सेज से संभव नहीं थी। जूजी को लगा कि यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि किसी समूह या शक्तिशाली सोल मास्टर लीजन का काम है। फिर भी फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की लिंक डिफेंस इतनी मजबूत थी कि ब्लिज़र्ड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। मगर 500 सोल इंजीनियर्स का यह सुरक्षा चक्र पूरे बेस को नहीं बचा सकता था। वे केवल एक तिहाई क्षेत्र को ही कवर कर सकते थे। जूजी ने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश नहीं दिया कि बाहर निकलते ही वे बर्फ की धारों से कट जाते। उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी अपने बिस्तरों के नीचे छिप जाएं और कंबलों से शरीर निकले। हालांकि इससे भी हानि होनी तय थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यह अस्वाभाविक ब्लिज़र्ड ज्यादा देर नहीं चलेगी। जूजी जानती थी कि यह लड़ाई वह हार चुकी है। बेस का 2/3 हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका था। इतने सैनिकों को अब शेष 1/3 हिस्से में समाना असंभव था। इसका मतलब यह था कि भले ही ब्लिज़र्ड जल्दी थम जाए, उनकी योजना पूरी नहीं हो सकेगी। खनन मशीनें भी नष्ट हो चुकी थी। जूजी के मन में एक ही विचार आया, यह एक स्कीम है। दुश्मन जानता था कि वह अपने सोल इंजीनियर्स को बाहर नहीं भेज सकती, इसलिए उसने ब्लिज़र्ड का उपयोग कर एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को नष्ट करने की योजना बनाई है। वास्तव में जूजी की यह सोच सही थी। हो युहाओ इस समय आइसबेयर किंग की पीठ पर बैठा हुआ ब्लिज़र्ड की सीमा पर मौजूद एरियल सर्वेलेंस सोल्स की तलाश कर रहा था। उसने पहले ही उन सभी के स्थान याद कर लिए थे। ब्लिज़र्ड के भीतर मौजूद उपकरणों की उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि वे वैसे ही नष्ट हो रहे थे। आइसबेयर किंग ने होयुहाउ से कहा था कि यदि वह ब्लिज़र्ड को ज़मीन के और करीब से छोड़े तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन युहाओ ने मना कर दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य हत्या नहीं, बल्कि सन मून एम्पायर की योजना को बाधित करना था। वह निर्दोष सैनिकों को नहीं मारना चाहता था। वे तो बस अपने शासकों के आदेशों का पालन कर रहे थे। और गहराई में युहाओ के दिल में यह डर भी था कि कहीं जूजी को चोट न पहुंच जाए। फिर भी ब्लिज़र्ड अत्यंत प्रभावी साबित हुई। जमीन कांप उठी, बेस में अफरा तफरी मच गई और जूजी कुछ भी करने में असमर्थ थी। धीरे धीरे ब्लिज़र्ड कमज़ोर पड़ने लगा, लेकिन तब तक बेस का ज़्यादातर हिस्सा बर्बाद हो चुका था। बहुत से सैनिक अपने बिस्तरों के नीचे फंसे रह गए, कई की मौत हो गई। जूजी का चेहरा कठोर हो गया। सोल इंजीनियर्स को अपना लिंक्ड बैरियर बनाए रखने में बहुत सोल पावर लग रही थी। उन्हें बार बार अपने मिल्क बॉटल से शक्ति भरनी पड़ रही थी। तभी दूर से एक जबरदस्त दहाड़ सुनाई दी। जूजी ने देखा, एक इंसान जैसा आकृति बेस के किनारे तबाही मचा रही थी। जूजी ने तुरंत आदेश दिया, स्मॉल टीम 1 उसे संभालो। फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की हर छोटी टीम में 10 सोल इंजीनियर्स थे, एक क्लास 6 और बाकी क्लास 4। वे तेजी से उस रहस्यमयी व्यक्ति की ओर बढ़े और सोल रेज छोड़े, लेकिन सभी हैरान रह गए। वह व्यक्ति ना तो रुका, न घायल हुआ। सोल रेज उसकी त्वचा से टकराकर गायब हो गए। फिर उन्होंने देखा, वह व्यक्ति एक विशाल धातु के स्तंभ के सामने खड़ा था। यह वही विशेष एलॉय का स्तंभ था जो सन मून एम्पायर ने जमीन में गाड़े थे। वह व्यक्ति उसे जड़ से उखाड़ लाया और उसे ऐसे झुलाया जैसे किसी मक्खी को मारने जा रहा हो। लीडिंग सोल इंजीनियर पूरी तरह से हैरान था। ये बात ध्यान देने योग्य थी कि हर एक मेटल पिलर का वजन 5000 किलो से भी ज्यादा था।
क्या इतना वजन कोई इंसान उठा सकता है? अगर ये पिलर किसी को किनारे से भी छू जाए तो भी वो कुचल जाएगा। दसों सोल इंजीनियर्स तुरंत इधर-उधर हो गए, जिससे वे मारे जाने से बच गए। लेकिन वह व्यक्ति जैसे इस बात की परवाह ही नहीं कर रहा था कि वो उन्हें मारे या नहीं। उसके हाथों में वह भारी मेटल पिलर बहुत हल्का लग रहा था। अगले ही पल उसने उस पिलर को ज़ोर से एक बड़े रैक पर दे मारा। वो रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और गिरने लगा। उस पर लगा विशाल ड्रिल तिरछा होकर नीचे गिरने वाला था। उस ड्रिल की कीमत लगभग 1 मिलियन गोल्ड सोल कॉइन्स थी। क्या वह सच में इंसान है? यही सवाल सभी सोल इंजीनियर्स के दिमाग में घूम रहा था। जूजी भी ये देखकर दंग रह गई। क्या कोई इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है? उसी समय वह व्यक्ति मुड़ा। उसने दोनों हाथों से उस मेटल पिलर को कसकर पकड़ा और तेजी से घूमने लगा। वह एक विशाल स्पिनिंग टॉप की तरह लग रहा था और वह पिलर उस स्पिनिंग टॉप की नोक जैसा दिख रहा था। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। यह दृश्य पहले हुए ब्लिज़र्ड से भी ज़्यादा डरावना था। चारों ओर की संरचनाएं इस मेटल तूफान से नष्ट होने लगीं। जूजी अब शांत नहीं रह पाई। उसने चिल्लाकर आदेश दिया, लार्ज टीम्स 1 और 2 फॉर्मेशन में जाओ और हैवी कैनन से हमला करो। टीम्स 3 और 4 लिंक डिफेंसिव बैरियर को बनाए रखो। फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की सोल फॉर्मेशन बेस के बीचों बीच थी। यह पहले से तैयार योजना थी। सभी बड़े सोल टूल्स इसी फॉर्मेशन के अंदर रखे गए थे, जिनमें कुछ क्लास 9 सोल टूल्स भी थे। सिर्फ इस छोटे से टकराव से ही जूजी समझ गई कि यह अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति कम से कम एक ट्रांसेंडेंट डोलू तो है। ऐसे डोलुओं से लड़ना किसी एक या दो व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। और जब उसने पहले हुए ब्लिज़र्ड को याद किया, तो उसे महसूस हुआ कि दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाना असंभव है। उनका मुकाबला करने का एकमात्र तरीका लिंक डिफेंस और सोल फॉर्मेशन का संयोजन था। निस्संदेह उसका ये निर्णय सही था, लेकिन फायर फिनिक्स डोलू अचानक बोली, लीजन कमांडर, ऊपर देखो, वो क्या है? जूजी ने अनायास ही ऊपर देखा और वह भी स्तब्ध रह गई। आसमान में एक नीला आइसी ब्लू प्रकाश का गोला लगातार बड़ा होता जा रहा था। वह गोला इतना चमकदार था कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान उसी से ढक गया हो, मानो चांद ही धरती पर गिरने आ गया हो। उस गोले से निकलती ऊर्जा इतनी भयानक थी कि सिर्फ उसे देखकर ही सभी को दबाव महसूस हो रहा था। ये बहुत डरावना है। ये आखिर है क्या? जल्दी करो, अपनी पूरी शक्ति लगाकर आसमान पर हमला करो। ज्यूजी ने बिना देर किए आदेश दिया। उसने खुद भी सोल कैनन उठाया और आकाश की ओर फायर किया। उसी पल एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे ज्यूजी का शरीर हल्का सा डगमगाया। पूरा लिंक्ड डिफेंस फॉर्मेशन हिल गया। कई सोल इंजीनियर्स उसके आदेश ठीक से सुन भी नहीं पाए। हालांकि 200 सोल इंजीनियर्स सोल फॉर्मेशन की ओर जा चुके थे, फिर भी 300 सोल इंजीनियर्स डिफेंस बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन जोर से कांप उठा। ये बताता था कि दुश्मन का हमला कितना प्रचंड था। जूजी ने मुड़कर देखा। एक विशाल मेटल पिलर फॉर्मेशन से टकराकर उछल गया था। वह तुरंत समझ गई कि वही भी जिसने पहले मेटल विंडस्टॉर्म बनाया था, उसने ये पिलर फेंका था। वह पिलर लगभग 50 मीटर लंबा था और उच्च गति से घूमने के कारण उसकी ताकत अत्यंत विनाशकारी थी। इतनी शक्तिशाली टक्कर से कुछ क्लास 4 सोल इंजीनियर्स के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ तो घायल भी हुए और खून उगल दिया। इस पल भर की देरी में वह विशाल आइसी ब्लू गोला और नीचे उतर आया। वह मानो एक पर्वत बनकर उन पर गिरने वाला था। उसी समय जो टीमें सोल फॉर्मेशन में प्रवेश करने वाली थीं, वे अब तक अपनी स्थिति में नहीं पहुंची थीं। अटैक! जल्दी करो, आसमान की ओर हमला करो, नीचे वाले को छोड़ दो। जूजी चिल्लाई। उसकी सोल कैनन पहले ही फायर हो चुकी थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह विशाल प्रकाश गोला क्या था, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि अगर यह गिर गया तो पूरा फॉर्मेशन नष्ट हो जाएगा। साधारण सैनिकों का यहाँ कोई उपयोग नहीं था। फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की कमांडर होते हुए भी जूजी खुद को असहाय महसूस कर रही थी। फायर फीनिक्स डोलूजी के पास ही थी। उसने अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल से एक सुनहरे लाल रंग की वस्तु निकाली। वह एक अजीब सोल टूल था जो फीनिक्स के आकार का था। ये सोल टूल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके प्रकट होते ही चारों ओर गर्म लहरें फैल गई। उसका सुनहरा लाल प्रकाश पूरे क्षेत्र को रोशन कर रहा था। वह फायर फीनिक्स बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें लाल मानिक जैसी चमक रही थी, मानो वह जीवित हो। फायर फीनिक्स डोलू का चेहरा गंभीर था। उसने उसे ऊपर उठाया और फॉर्मेशन से बाहर निकल गई। उसके शरीर से प्रबल लाल प्रकाश निकला और उसके सोल रिंग्स प्रकट हुए। उसके फायरी विंग्स फैल गए और उसकी सारी शक्ति उस सोल टूल की ओर केंद्रित होने लगी। जूजी के आदेश पर फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन ने अपनी वास्तविक शक्ति दिखाई।
आसमान में मौजूद 300 सोल इंजीनियर्स ने अपनी अपनी अटैक्स शुरू की। 300 आग जैसी लाल किरणें आसमान की ओर उठीं और मिलकर उस प्रकाश गोले की ओर बढ़ीं। चूंकि वे अपनी डिफेंस को जोड़ सकती थीं, इसलिए वे अपने अटैक्स को भी एक साथ जोड़ सकती थीं। यही सन मून एम्पायर की असली ताकत थी। भारी धमाकों की आवाज़ गूंज उठी। विशाल आइसी ब्लू गोला थोड़ा डगमगाया, लेकिन उसकी चमक और तेज हो गई। वह अब भी नीचे गिरता जा रहा था, हालांकि उसकी गति कुछ धीमी हो गई थी। फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की महिलाएं ये दृश्य देखकर चौंक गई। उनकी कंबाइंड स्कॉर्चिंग रेज आमतौर पर अजेय होती थीं, लेकिन ये गोला उन सभी किरणों को सहन कर गया। यह अकमनीय था। जूजी बिल्कुल हुओ युहाओ जैसी थी। संकट के समय में भी शांत रहना जानती थी। वह जानती थी कि अगर इस गोले को नहीं रोका गया तो पूरा फॉर्मेशन नष्ट हो जाएगा। अगर वह कुछ समय तक उसे रोक पाए तो सोल फॉर्मेशन सक्रिय होने पर वे बच सकती थी। लेकिन तभी बेस के चारों ओर से विशाल बर्फ के गोले स्नोबॉल्स तेजी से फेंके जाने लगे। जहां जहां वे गिरे वहां की माइनिंग मशीन्स चूर चूर हो गई। और वह ताकतवर आदमी जिसने पहले मेटल पिलर फेंका था, उसने भी आसमान की ओर देखा और जोर से दहाड़ा। उसका शरीर तेजी से बड़ा होने लगा। कुछ ही सेकंडों में वह 120 मीटर ऊंचा हो गया। वह टाइटन स्नो डेविल किंग था, महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली शरीर वाला जीव, और उसने यह उपाधि व्यर्थ में नहीं पाई थी। सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स सोल बीस्ट से परिचित थे, लेकिन फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के लिए यह पहली बार था कि उन्होंने इतना विशाल सोल बीस्ट देखा। टाइटन स्नोडेविल किंग ने आसमान की ओर दहाड़ मारी और फिर थोड़ा झुककर उछला। उसका विशाल शरीर एक तोप के गोले की तरह उड़कर डिफेंसिव बैरियर से टकराया। उसी समय चारों ओर से बर्फ के विशाल गोले फॉर्मेशन पर गिरने लगे। बूम! पूरी बैरियर हिल गई और अंदर मौजूद सभी सोल इंजीनियर्स के चेहरे सफेद पड़ गए। फायर फिनिक्स डोलुओ भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और उसकी फायरिंग में देरी हो गई। वह तुरंत समझ गई कि टाइटन स्नोडेविल किंग कितना शक्तिशाली था। वह जानती थी कि अगर कोई मानव रूप ले सकता है तो वह निश्चित रूप से एक सैवेज बीस्ट होता है। यह कोई मार्शल सोल ट्रू बॉडी नहीं था, क्योंकि वह सिर्फ ऊर्जा का रूप होता है। लेकिन यह तो उसका असली शरीर था। एक और यह सैवेज बीस्ट था और ऊपर से वह भयानक प्रकाश गोला गिर रहा था। अब किसका सामना करे? जूजी ने फायर फिनिक्स डोलो के लिए निर्णय लिया। उसने खुद को शांत रखते हुए टाइटन स्नोडेविल किंग की ओर देखा। ऊपर से आने वाला खतरा सोल फॉर्मेशन को सीधा निशाना बना रहा था। टाइटन स्नोडेविल किंग चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, फॉर्मेशन एक बार सक्रिय हो जाने पर उसका सामना कर सकती थी। फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की पूरी शक्ति अनलीस्ट होने के बाद जूजी को विश्वास था कि वे हर स्थिति संभाल लेंगी। फायर फिनिक्स डोलुओ ने पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथ ऊपर उठाए। एक तीव्र फीनिक्स रोर गूंजी और उसके सोल टूल से एक अग्निमय फायर फीनिक्स निकला। वह अपने जलते पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया, सीधे उस गिरते हुए प्रकाश गोले की तरफ। यह एक शक्तिशाली क्लास 9 सोल टूल था जिसे फायर फीनिक्स डोलुओ ने स्वयं बनाया था। इसे सोरिंग फीनिक्स कहा जाता था और यह एक शुद्ध ऑफेंसिव सोल टूल था। यह 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान तक पहुंच सकता था और इसमें अत्यधिक विस्फोटक शक्ति थी। इसका केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता था, उसके बाद यह बेकार हो जाता था। लेकिन इसकी ताकत ज्यादातर सामान्य क्लास 9 स्टेशनरी सोल कैनन शेल से कहीं अधिक थी। इसकी एक कमी यह थी कि इसका रेंज स्टेशनरी सोल कैनन शेल जितना नहीं था, लेकिन यह किसी निश्चित क्षेत्र में प्रयोग के लिए बेहद उपयुक्त था। टाइटन स्नोडेविल किंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने आकाश में उठते हुए फायर फीनिक्स को देखा। भले ही वह उसके तरफ नहीं उड़ रहा था, फिर भी वह उसमें से निकलती हुई तीव्र सोल पावर की लहरों को महसूस कर सकता था। क्या कोई इंसान इतनी शक्तिशाली अटैक कर सकता है? वह इंसान तो इतना ताकतवर भी नहीं है। हो युहाव ने कहा था कि मनुष्य हथियार बनाने में निपुण है। ये निश्चित रूप से उन्हीं का बनाया हुआ हथियार होगा। यह सचमुच शक्तिशाली है। पहले तो तैन स्नोडेविल किंग मनुष्यों को तुच्छ समझता था, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पिछली दो चोटें भी लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर को नहीं तोड़ सकीं और फिर यह फायर फिनिक्स उठा, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। आकाश में वह विशाल बर्फीला गोला अब जमीन से केवल 500 मीटर की दूरी पर रह गया था। इसी समय सोरिंग फिनिक्स फट गया और उसे टकरा गया। आकाश में नीली और लाल अग्नि की दो समानांतर रेखाएं बन गईं। वे अचानक फैल गई और सैकड़ों वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दो रंगों में बन गया। आग और बर्फ के बीच भयंकर टकराव शुरू हो गया। इसी समय
फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स आखिरकार अपने सोल फॉर्मेशन में प्रवेश कर चुके थे और बड़े ऑफेंसिव सोल टूल्स को नियंत्रित करने लगे। बर्फ और आग की इस लड़ाई में आग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। आखिरकार ये एक्सट्रीम नॉर्थ की बर्फीली धरती थी। यहाँ किसी भी फायर टाइप शक्ति की प्रभावशीलता बहुत घट जाती है। इसी दौरान एक नीली रोशनी की गेंद आग के बीच से निकलकर नीचे गिर पड़ी और फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन के सोल फॉर्मेशन के भीतर जाकर आ गिरी। जब वह जमीन से टकराई तो वह रोशनी बिखर गई और उसके भीतर से एक आकृति प्रकट हुई। वह होयुहा था। जमीन पर उतरते ही होयुहाव का शरीर धुंधला हो गया। आकाश से गिरती हुई विशाल आकृति स्वाभाविक रूप से आइस बेयर किंग थी। होयुहाव पहले से जानता था कि फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन इतनी शक्तिशाली है कि वे उससे मुकाबला करने का कोई तरीका जरूर रखेंगे, इसलिए वह हर स्थिति के लिए तैयार था। टाइटन स्नोडेविल किंग और उसके साथियों के सभी हमले उसी की योजना का हिस्सा थे। उसने इमिटेशन का उपयोग कर खुद को छिपा लिया और उसी क्षण एक सुनहरा भंवर फायर फीनिक्स डोलू के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। वह थे उसके तीसरे और चौथे सोल स्किल्स मैस एनफीबलमेंट और स्पिरिचुअल कंफ्यूजन। कल्टिवेशन के मामले में हुओयुहाओ फायर फीनिक्स डोलुओ से कम था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर किसी टाइटल लो के बराबर थी। अपनी स्पिरिचुअल सोल कोर की मदद से जब उसने दोनों सोल स्किल्स एक साथ छोड़े तो फायर फीनिक्स डोलुओ क्षण भर के लिए भ्रम में पड़ गई। सोल फॉर्मेशन के भीतर मौजूद सभी सोल इंजीनियर्स को ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी सोल पावर उनके शरीर से बाहर खिंच रही हो और उन्हें अचानक बहुत कमजोरी और चक्कर आने लगे। हुओयुहाओ के मैस एनफीबलमेंट के बाद सोल फॉर्मेशन के केंद्र में एक विशाल खड़ी आंख प्रकट हुई और चारों ओर की जगह विकृत हो गई। किसी प्रकार की आवाज तो नहीं थी, लेकिन हर सोल इंजीनियर को ऐसा लगा जैसे उनके कानों में गड़गड़ाहट गूंज रही हो। हुओयुहाओ ने अपना मार्शल सोल ट्रू बॉडी डिमोनिक आइज ऑफ द असुरा सक्रिय किया और स्पिरिचुअल ब्लास्ट छोड़ा। इन स्पिरिचुअल टाइप सोल स्किल्स के एक साथ प्रयोग से पूरा फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन डगमगा गया। हुओयुहाओ ने जानबूझकर स्पिरिचुअल ब्लास्ट की पूरी शक्ति नहीं छोड़ी ताकि इसका असर बड़े क्षेत्र में फैले, वरना जो लोग उसके सबसे पास थे वे सीधा नष्ट हो जाते। उसने अपना दायां पैर जमीन पर पटका और उसके सिर के ऊपर स्टार एनीस मिस्टीरियस आइस ग्रास प्रकट हो गया। उसी क्षण जमीन हिल उठी और अनगिनत बर्फीले कांटे उसके खेंसरे से निकलते हुए एक विशाल बर्फीले फूल का रूप ले चुके थे। यह था स्टार एनाइस ओमनी थ्रस्ट। इस स्किल की पूरी शक्ति पर कोई भी रक्षा टिक नहीं सकी। सोल फॉर्मेशन के भीतर लगे सभी सोल टूल्स भले ही बहुत मजबूत थे, लेकिन वे सब बुरी तरह हिल गए और उलट पलट हो गए। हुईहाव के इन लगातार हमलों ने फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को सीधा नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन उनकी सोल फॉर्मेशन को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। जुजी ने जब उस विशाल खड़ी आंख को देखा तो वह तुरंत समझ गई कि यह कौन है। होयुहाव। इसी दौरान टाइटन स्नो डेविल्स ने भी अपने असली रूप धारण कर लिए और बर्फीले तूफान की आड़ में पूरी तरह बेस पर हमला बोल दिया। हुयुहाव आत्मविश्वास से भरा हुआ सोल फॉर्मेशन के केंद्र में खड़ा था। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग ने पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर रखा था। आइस बेयर किंग, टाइटन स्नो डेविल किंग और सभी टाइटन स्नो डेविल्स उसके नियंत्रण में थे। टाइटन स्नो डेविल्स ने सैनिकों को नहीं मारा, बल्कि केवल सभी संरचनाओं को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। सनमून एम्पायर की माइनिंग सुविधाएं उनके सामने कुछ भी नहीं थीं, सब बिखर गई। जब तक सोल इंजीनियर्स को होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आइस बेयर किंग ठंडी लहर छोड़ी जिसने आसपास के सभी सोल टूल्स को जमा दिया। हुओयुहाओ ने जानबूझकर दया दिखाई। क्योंकि फीनिक्स सोल इंजीनियर लीजन की सभी सदस्य महिलाएं थीं, इसलिए उसने आइस एक्सप्लोजन टेक्निक का उपयोग नहीं किया, वरना कई कमजोर सोल इंजीनियर्स गंभीर रूप से घायल हो जाती। जूजी का चेहरा फीका पड़ गया। वह समझ गई कि अब यह युद्ध हार चुकी है। सोल फॉर्मेशन के बिना वह टाइटन स्नो डेविल्स का सामना नहीं कर सकती थी। होयुहाओ आइस बेयर किंग की पीठ पर चढ़ गया और वह दहाड़ता हुआ आसमान की ओर उठा। अनगिनत बर्फीले टुकड़े हवा में घूमते हुए लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन की ओर जा रहे थे। फिर आइस बेयर किंग मुड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। जूजी स्तब्ध रह गई। वह जा रहा है, बस ऐसे ही। लेकिन अगले ही पल एक के बाद एक विस्फोट की गूंज उठी। सोल फॉर्मेशन के भीतर लगी विशाल सोल टूल्स एक एक कर फटने लगीं। धातु के टुकड़े हवा में उड़ गए और पूरा क्षेत्र आग और बर्फ के मिश्रित धमाकों से हिल गया। आइस एक्सप्लोजन टेक्निक। तो चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने विचारों को कमेंट में बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।